वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजिस का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। सगाही ऑटोज लिमिटेड 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ऑटम 2021 के अटेम्प्ट में ये एग्जामिन हुआ है। तो क्वेश्चन है कि सगाही ऑटोज लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स। SAL एक्वायर्स ईच यूनिट ऑफ व्हीकल अल्फा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट अ कॉस्ट ऑफ 26 मिलियन। अब ये डीलर हैं और ये लीज पर अगर दे रहे होंगे तो ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर वाली सिनेरियो आ जाएगा और इन्हें हर यूनिट जो मैन्युफैक्चरर से मिलता है वो 23 और ये उसे सेल करते हैं 30 मिलियन। तो वी कैन से कि ये फेयर वैल्यू है 30 मिलियन जिस पर ये आइटम सेल होता है। द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज 5 years। तो कुछ जो आगे डिटेल्स हैं उनको देखते हैं। फ्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डिड नॉट हैव एडिकेट फंड्स टू परचेज अल्फा ऑन कैश, यानी रूटीन में तो डीलर से लोग चीजें कैश पर परचेज करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स जो हैं उनके पास पैसे नहीं थे। देयरफॉर SAL एंटर्ड इनटू फॉलोइंग अरेंजमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो हमें 3 अरेंजमेंट्स आगे बताए हुए हैं 1 2 3 और फिर कुछ इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹1 मिलियन वाज इनकर्ड बाय SAL। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये क्योंकि डीलर हैं तो डीलर के लिए हम इसको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते और इसको प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15%। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जहां पर अगर कोई रेट लो चार्ज किया गया होगा, आर्टिफिशियल लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया होगा, तो वहां पर हमें खास तौर पर देखना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या बन रही है, और अगर वो फेयर वैल्यू से कम है तो फिर हमें उसके ऊपर रिकॉर्ड करना चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को, रादर देन कि हम फिर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। तो नॉर्मली अगर आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट आपको इस बात का देखना चाहिए कि आर्टिफिशियली लो इंटरेस्ट रेट कोट ना किया गया हो मैन्युफैक्चरर और डीलर लीज की सूरत में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ऑफ द अबव लीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ L यानी लेसर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो हम तीनों अरेंजमेंट्स को वन बाय वन देखेंगे और हर अरेंजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो स्टेप वाइज तीनों अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं और पहला अरेंजमेंट अब डिटेल में देखते हैं। तो पहला अरेंजमेंट है कि ऑन 1 जनवरी 2020 यानी ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में SAL लीज्ड अल्फा टू हारिस, अल्फा जो प्रोडक्ट है, टू हारिस फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 4 years। तो 5 में से 4 years के लिए लीज पर दे रहे हैं 80% ऑफ द लाइफ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10% पर एनम, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो ये लो इंटरेस्ट रेट कोट हुआ है। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी पेमेंट इन एरियर्स है। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years is estimated at ₹5 million, which is guaranteed by a third party related to SAL। जब लेसर से खुद पार्टी रिलेटेड हो तो उसको गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता, वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू ही कंसीडर होगी। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये अनगारंटीड ही हम इसको ट्रीट कर रहे होंगे। तो इसमें जो मेन इशू है, इस सारे सिनेरियो में हमें तमाम डिटेल बताई गई है, लेकिन जो चीज़ नहीं बताई गई वो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं बताई गई। तो हमें अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज से कैलकुलेट करनी और फिर देखना पड़ेगा कि उसकी बेसिस पर जो 15% का मार्केट रेट गिवन है उसकी बेसिस पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है। तो ये दो इंपैक्ट्स हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर हम जर्नल एंट्रीज पास कर सकेंगे। तो इसका सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। तो लीज जो हारिस को की गई है, जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है लीज इंस्टॉलमेंट। तो लीज इंस्टॉलमेंट के लिए हमें एक तो एन्यूटी फैक्टर चाहिए, और जब इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट पार्टीज के दरमियान
अरेंजमेंट के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। तो पार्टीज के दरमियान जो अरेंजमेंट है वो 10% पर हुआ है, जो रेट लीज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो 10% के रेट की एन्यूटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं 4 ईयर्स के लिए, दैट वुड बी 3.1699, कैलकुलेटर पे कर लेंगे। और 4 साल के बाद जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है उसके लिए पीवी फैक्टर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वुड बी 0.6830। अब हमें इस बात का आइडिया है कि ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए इम्प्लिसिट रेट की बेस पर फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। तो हम नेट इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट ही बन जाती है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द रेट, वो इक्वल होना चाहिए फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि वो रेट जो इन तीनों चीजों की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर दे फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के। अब हमें यह पता है कि इस सारी बात में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो इस सिनेरियो में जीरो होंगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर है। कोई अमाउंट गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की नहीं तो वो भी जीरो होगी। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की अमाउंट गिवन है 5 की। रेंटल्स की अमाउंट हमें गिवन नहीं है, फेयर वैल्यू भी गिवन है। फेयर वैल्यू कहां गिवन है देखते हैं। $30 मिलियन की फेयर वैल्यू गिवन है जिस पर आप रूटीन में सेल करते हैं। तो हम इसके अंदर फिगर्स को पुट कर लेते हैं। रेंटल्स जो कि अननोन है उनको मल्टीप्लाई किया हमने 3.1699 से, क्योंकि ये सीरीज ऑफ पेमेंट होनी है 4 ईयर्स। गारंटी रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं थी, वो जीरो। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटी रेजिडुअल वैल्यू के लिए 5 की अमाउंट क्वेश्चन में सिनेरियो में दी हुई है, फेयर वैल्यू 30 की यूज की। तो इसमें हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो हमने कैलकुलेट करना है एंड दैट इज रेंटल। तो रेंटल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 8.39 का। और जब हमारे पास रेंटल कैलकुलेट हो जाएगा तो हमने अब रेवेन्यू और जो रिकॉर्ड करना है और जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज देखनी है उसको हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अब जब बात आएगी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपका क्योंकि इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली लो कोट हुआ हुआ है तो आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना है 15% का, और इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं 15% की बेसिस पर 4 ईयर्स का, दैट वुड बी 2.8550। और इसी तरह पीवी फैक्टर ले लेते हैं ताकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के लिए भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो पीवी फैक्टर ले लिया हमने 4 ईयर्स का, दैट इज 0.5718। तो कैलकुलेशन असल में हमने करनी है रेवेन्यू की और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली दैट वुड बी रेंटल मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 8.39 इंटू 2.8550। तो ये हमारे पास आ जाती है अमाउंट 23.95 मिलियन। अब अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स की एडजस्टमेंट के तौर पर यूज होगी जिस तरह हम एंट्रीज करते हैं। तो दैट वुड बी 2.86 और टोटल कर लेते हैं अगर इसका हम तो वो बन जाएगा 26.81। अब हमारे सामने है कि जो फेयर वैल्यू है वो 30 की है और जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 26.81 की आ रही है, और जिसमें से रेवेन्यू जो आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास आ रहा है 23.95 का, जो कि 23.95 30 की फेयर वैल्यू से कम है। तो वी कैन से कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू ऑफ 30 मिलियन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 23.95 में से जो लोअर अमाउंट हो विच इज प्रेजेंट वैल्यू। तो इस हिसाब से अब एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपकी नेट इन्वेस्टमेंट लीज कितने की रिकॉर्ड होगी, दैट वुड बी 26.81। तो 1 जनवरी को जब हमारा लीज एग्रीमेंट साइन हुआ तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट लीज डेबिट हो जाएगी 26.81। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं लेकिन पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो रेवेन्यू हमने जिस तरह डिस्कस किया कि 23.95 का रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमें गिवन है 26 मिलियन, तो इन्वेंट्री हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगी, चली जाएगी 26 मिलियन की। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम एक्सपेंस 26 का नहीं बना सकते, क्योंकि 26 में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स हमें 2.86 वापस मिल जाएगा। तो जो वापस मिल जाएगा वो हम एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ उतना एक्सपेंस बनाएंगे जो हमें वापस नहीं मिलना। तो 26 में से 2.86 लेस कर देते हैं और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो एक्सपेंस बनेगा वो 23.14 का बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी एट इंसेप्शन ऑफ लीज। जब हमने ये एंट्री पास कर ली तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में कि डायरेक्ट एक कॉस्ट भी गिवन है 1 मिलियन की, बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया था क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर है तो 1 मिलियन की अमाउंट एक्सपेंस बना देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिए जो अमाउंट इनकर हुई है। इसके बाद ईयर एंड पर जब आते हैं तो हमें एक तो रिकॉर्ड करना है अपनी फाइनेंस इनकम को इस नेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो उसकी एंट्री बेसिकली हमारी क्या होगी कि फाइनेंस इनकम तो इनकम के तौर पे क्रेडिट होगी। इनकम हमारा रिसीवेबल है नेट इन्वेस्टमेंट लीज, क्योंकि रिसीवेबल ही होता है, तो रिसीवेबल है 26.81 का। इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 15%, क्योंकि हमने उसी प्रेजेंट वैल्यू को यूज किया। दैट वुड बी 4.02, और इनकम की वजह से हमारा रिसीवेबल बढ़ जाएगा 4.02। फिर हमें फर्स्ट पेमेंट रिसीव होगी जो कि ईयर एंड पर ही होगी। तो जब पेमेंट रिसीव होगी तो बैंक डेबिट होगा। पेमेंट कितने की रिसीव होगी? जो हमने रेंटल कैलकुलेट किया था उतने की ही रिसीव होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट लीज यानी जो हमारा रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन बन गया कि हमें सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के हिसाब से लीज की अकाउंटिंग करनी है। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इसमें कंसीडर नहीं की जाती, तो जो एक्सपेंस हुआ है वो सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। फिर हम इंटरेस्ट इनकम और जो है पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ये दो जो आखिर में दो एंट्रीज हैं इनको बाज़ नेट बेसिस पर भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि थ्रू आउट ऑल लेक्चर्स एंड वीडियोस इनको सेपरेट इसी तरीके से ट्रीट किया है, तो हमने यहाँ पर भी इन्हें सेपरेट ही कंसिस्टेंसी के लिए एंट्रीज को पास किया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 यानी ईयर के स्टार्ट के 3 मंथ्स के बाद एचसीएल लीज्ड अल्फा टू यासिर फॉर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो आउट ऑफ 5 इयर्स लाइफ 3 इयर्स का मतलब है 60%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्प्लिसिट इन द लीज 18% है, जो कि मार्केट रेट है। तो मार्केट रेट से ज़्यादा होने का मतलब है कि हमें इस लीज में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम फेयर वैल्यू के अलावा यूज़ करें। तो आप फेयर वैल्यू डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चेक करना चाहें तो उसके लिए हम एक वर्किंग बना लेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10 मिलियन इज टू बी पेड इन एडवांस। गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमें रेंटल गिवन है, तो हमें रेंटल को फाइंड आउट नहीं करना। 10 मिलियन का है लेकिन पेमेंट इन एडवांस है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म यासिर हैज एन ऑप्शन टू परचेज अल्फा एट 7.1, यानी बारगेन परचेज ऑप्शन मौजूद है, जिससे जो हम देखेंगे कि, और वो लिखा हुआ है इट इज रीजनेबल कि यासिर विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, यानी बारगेन परचेज ऑप्शन है और कंफर्म है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। तो हम जब इसकी रीजनेबल सर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 7.14 की जो परचेज ऑप्शन की वैल्यू है उसको भी हमें अपनी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो वंस अगेन सेम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पार्ट आसान है क्योंकि यहाँ पे हमें रेंटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बना लेंगे।
उसके बाद हमें सिमिलर एंट्रीज तकरीबन करनी है, लेकिन हमें जो है रेवेन्यू वैसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर है कि जो रेट है वो 18% है, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। तो लोअर रेट चार्ज नहीं किया गया, हायर ही किया गया, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन और कंसिस्टेंसी हम ये कैलकुलेशन भी चेक कर लेते हैं। तो रेवेन्यू और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अगर आप देखें, एन्यूटी फैक्टर 3 इयर्स की बेसिस पर लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमने टू यूज किया, एन्यूटी ड्यू का फार्मूला लगाया बेसिकली, क्योंकि एडवांस में पेमेंट हो रही है, तो उसका फैक्टर आ जाता है 2.6257। और जो हमें एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बार्गेन परचेज ऑप्शन गिवन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 0.6575। तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अब कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 का रेंटल है और 7.14 का परचेज ऑप्शन है। रेंटल के साथ एन्यूटी फैक्टर लगाया क्योंकि वो 3 पेमेंट्स होनी है, और 7.14 क्योंकि 1 ऑफ होनी है, उसके साथ पीवी फैक्टर लगाया। तो ये अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 30.95। वंस अगेन द फेयर वैल्यू इज 30 मिलियन, और 30 और 30.95 में से लोअर अमाउंट ऑब्वियसली फेयर वैल्यू है। तो रेवेन्यू 30 मिलियन पे रिकॉर्ड होगा, और इसमें क्योंकि कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वगैरह नहीं है, तो बेसिकली डायरेक्ट हम अपनी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को भी इसी वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एट द इंसेप्शन ऑफ लीज, जो कि 1 अप्रैल 20 है। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू के इक्वल ही, क्योंकि इसमें कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर देते हैं फेयर वैल्यू पे 30 का। फर्दर हम इन्वेंट्री हमारे पास से जा रही होगी, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 26 मिलियन। तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्सपेंस बना देंगे 26 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है पार्ट 1 की तरह, क्योंकि यहाँ पर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। इसके बाद सेलिंग कॉस्ट सिमिलर वे में हमारी एक्सपेंस बनेंगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है। तो इस तरह हम पार्ट 1 में हमने एक्सपेंस बनाया था, वैसे ही अब भी एक्सपेंस बनाएंगे। इसके बाद जब हम बात करें, तो इसमें पेमेंट जो है वो इन एडवांस है। एडवांस में जो पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 1 अप्रैल 2020 को ही। बैंक में पैसे रिसीव हो जाएंगे, और रिसीवेबल फर्स्ट डे पर ही कम हो जाएगा 10 से। अब जो नेट अमाउंट बाकी बच जाएगी ईयर एंड पर, उस पर हमें इंटरेस्ट का एक्रूवल रिकॉर्ड करना होगा। तो फाइनेंस इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज जो है वो 18% है, जैसा क्वेश्चन में बताया हुआ है। और अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 30 में से 10 की पेमेंट लेस करने के बाद 30 का रिसीवेबल डेबिट किया था, 10 का क्रेडिट किया है, तो बैलेंस बच जाएगा 20, और उस पे 18% फॉर 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स, दैट वुड बी 2.7। सेम अमाउंट से हमारा रिसीवेबल बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये पैसे रिसीव नहीं हुए। तो ये हमारी टोटल एंट्रीज बनेंगी। तो हमने इंसेप्शन पर नेट इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग है, सेलिंग एक्सपेंस बनाना है, डायरेक्ट कॉस्ट को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और डीलर की लीज है। पेमेंट जो रिसीव हुई एडवांस में पहले, इसलिए पेमेंट रिकॉर्ड होगी, और बाद में इंटरेस्ट का एक्रूवल रिकॉर्ड होगा। सो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो टिपिकली जिस तरीके से ये लीज स्कीम में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाली बात हो रही थी, और फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग हम कर रहे थे, लेकिन थर्ड पॉइंट पर फोकस करेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज इन्वॉल्व है। ऑन 1 अगस्त 2020 एसएएल लीज्ड अल्फा टू फैसल फॉर अ नॉन कैपेबल पीरियड। सो अगर इसको आप 5 ईयर्स की लाइफ पे बेस करें, तो जस्ट उसका 30% है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 मिलियन,
पे हो रही है एरियर्स में। पार्ट 1 में फाइनेंस लीज इसलिए थी बेसिकली, जस्ट टू रीकैप, कि उसमें 4 साल की लाइफ थी आउट ऑफ 5 ईयर्स, दैट इज 80%। सेकंड वाले में क्योंकि परचेज ऑप्शन था जो कि रीजनेबली सर्टन था, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है, तो वो भी फाइनेंस लीज थी। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 3 मिलियन की। एससीएल विल डिस्पोज ऑफ दिस यूनिट ऑफ अल्फा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ, यानी आपने जो है 30% लाइफ है, उसके बाद परचेज भी नहीं करना लेसी ने इसको, तो चीज़ वापस आ जाएगी। और हम ये समझते हैं कि 1.5 साल के बाद आएगी, तो 6 मंथ शायद किसी और को रेंट पर दे दें, और फिर इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे फॉर 11 मिलियन। तो रेजिडुअल वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसमें जो हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये चीज़ मैन्युफैक्चरर और डीलर है, तो पहले तो इन्वेंट्री से इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लेकर जाना होगा। दूसरी बात ये होगी कि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये अब लॉस में नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैपिटलाइज होगी। फिर रेंटल इनकम को हम रूटीन में जिस तरह रिकॉर्ड करते हैं वैसे करेंगे। 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, पहली पेमेंट तो हमें अक्टूबर के एंड पर मिल जाएगी। फिर नवंबर और दिसंबर के पैसे अभी तक नहीं मिले होंगे, तो उसका एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे 2 मंथ्स का। और फिर हमें डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी होगी, जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है। 1 अगस्त 2020 को लीज की इंसेप्शन है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री से ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 26 मिलियन की कॉस्ट पर, जो कि क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें बताई गई है। जब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासिफाई हो जाएगा, तो जो इस पे डायरेक्ट कॉस्ट हमारी लगेंगी वो अब एक्सपेंस नहीं बनेंगी, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी, जो कि हमारा व्हीकल का एसेट है। 1 की डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी इन दिस केस। अब जो हमारे पास फर्स्ट रेंटल आएगा, वो 1 अगस्त के बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आनी है और एरियर्स में आनी है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के एंड पर आएगा। तो 3 मिलियन का हम ये रेंटल जो रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड कर लेंगे इनकम। लेकिन इसके बाद नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स हैं जिनका हमें एक्रूवल भी रिकॉर्ड करना चाहिए ये रेंट पर। तो रेंट इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 3 मिलियन है 3 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स के लिए 2 मिलियन अमाउंट बन जाएगी। सेम अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो रेंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लेंगे। और ईयर एंड पर क्योंकि आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी है। 26 और 1 ये बनता है 27, और रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 11 मिलियन। तो इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 27, 26 प्लस 1 27, 11 की रेजिडुअल वैल्यू लेस करके टोटल 2 ईयर्स का मतलब है 24 मंथ्स, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक बनते हैं 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 3.33। इस तरह से हमारे पास जो है ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये क्योंकि एक ऑपरेटिंग लीज थी, पहले हमने इन्वेंट्री से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफर किया, जो डायरेक्ट कॉस्ट थी उनको कैपिटलाइज किया, रेंट जितना रिसीव हुआ वो रिकॉर्ड किया, जितना रिसीव नहीं हुआ था उसका एक्रूवल रिकॉर्ड किया, और जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अब हम रिकॉर्ड किया हुआ उस पर 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज की, सिंस इट वॉज क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेस का एक पास्ट एग्जाम करेंगे स्प्रिंग 2016 से, जिसका टाइटल है शालीमार इंडस्ट्रीज़। तो क्वेश्चन है कि शालीमार इंडस्ट्रीज़ इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स
The tractors are sold both on cash and finance lease basis. The cash selling price and cost of each tractor is rupees 2 million and 1.6 million respectively. On 1st January 2015, SI sold 10 tractors to Caravan Transport on lease. The terms of the lease and related information are as follows. The lease period is 4 years, whereas useful life of each tractor is 5 years. The total unguaranteed residual value at the end of lease term is rupees 1 million. तो तमाम 10 ट्रैक्टर्स की मिलाकर जो उन्होंने हमें अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बताई है लीज टर्म के एंड पर, वो 1 मिलियन है. लीज रेंटल अमाउंटिंग टू 6375454 पर एनम आर पेबल इन एरियर्स. तो टोटल रेंटर जो बनता है 10 ट्रैक्टर्स का वो ये डिसाइड हुआ है और पेबल इन एरियर्स है, यानी एंड ऑफ पीरियड पर पे होगा. 12% का इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज भी गिवन है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ SI यानी शालीमार इंडस्ट्रीज की टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 फर्स्ट ईयर की. सेकेंड, नोट फॉर इंक्लूजन इन SI फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 बनाना है. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इशू है, एक तो हमें लेसर के ऊपर फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो जर्नल एंट्रीज और नोट्स दोनों लेसर के पर्सपेक्टिव से बनवा रहे हैं. दूसरी बात ये कि ये नॉर्मल लेसर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर वाली लीज है और ये फाइनेंस लीज की डेफिनेशन में फॉल करेगी क्योंकि टोटल लाइफ 5 ईयर्स है, 4 ईयर्स का लीज पीरियड है, तो 80% ऑफ द लाइफ भी है. दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज दिया हुआ है. इट क्लियरली शोज के जो ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जिसकी वजह से लेसर ने 12% इंटरेस्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है अपनी कैलकुलेशंस के अंदर. अब सेलिंग प्राइस तो 2 मिलियन की गिवन है, लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द रेट जो 12% इम्प्लिसिट रेट गिवन है वो अप्लाई करके देखना चाहिए कि हमारी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है, और हम टोटल 10 ट्रैक्टर्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे होंगे. तो हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट बना लेंगे. 1 जनवरी 2015 को सबसे पहले हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को डेबिट करना है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की अमाउंट हमें एक वर्किंग से कैलकुलेट करनी होगी. तो पहले हम वर्किंग की तरफ चलते हैं. अब हमारे पास जो रेलिवेंट रेट है दैट इज़ 12% और रेंटल भी है और उसके बाद अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी है. तो रेंटल के लिए हम एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि सिंगल अमाउंट है तो उसके लिए हम PV फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. सो 12% 4 ईयर्स के हिसाब से जो हमारा फार्मूला बनेगा दैट वुड बी 1 माइनस 1.12. 12% क्योंकि रेट है, रेज टू पावर -4 डिवाइड बाय 0.12. और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा है कि PV फैक्टर है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा बनेगा 1.12 रेज टू पावर -4. तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं 3.0373 एंड 0.6355. कैलकुलेटर पे सिंपली आप यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे और इसकी बेस पर कैलकुलेशन आ जाएगी. नेक्स्ट हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट करना है अब जो प्रेजेंट वैल्यू को. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जो जितने का हमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना होगा. तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज रेंटल. रेंटल हमें 6375454 बताया हुआ क्वेश्चन में, उसको हम एन्यूटी फैक्टर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा. तो रेंटल मल्टीप्लाइड बाय एन्यूटी फैक्टर दैट इज़ 1936484. इतने का ही हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो कि ऑल 10 ट्रैक्टर्स की 1 मिलियन गिवन है. तो 1 मिलियन इंटू PV फैक्टर, क्योंकि ये सिंगल अमाउंट है तो PV फैक्टर अप्लाई होगा और ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है 635518. ये जो अमाउंट्स का टोटल है दैट इज़ 20 मिलियन. ये 20 मिलियन हम रिकॉर्ड करेंगे एज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज. सो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज की वैल्यू पता चल गई तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. नेक्स्ट हमने रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए देखते हैं कि क्वेश्चन में फर्दर डाटा क्या है. हमें एक जो ट्रैक्टर है उसकी कॉस्ट 1.6 मिलियन दी हुई है और 10 ट्रैक्टर्स हैं
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर और डीलर लीज में रिकॉर्ड की जाती है कि जो कॉस्ट होती है माइनस हम कर देते हैं अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 635518। So that would be 15364,482। तो 1.6 मिलियन का एक ट्रैक्टर इंटू 10 दैट वुड बी 16 मिलियन। उसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देंगे। लेस करने की लॉजिक ये है कि इतने पैसे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में इतने पैसों का एसेट हमें वापस मिल जाएगा। तो जो हमारी कॉस्ट है वो टोटल 16 मिलियन नहीं है, वो उसमें से जो हमें वापस मिल जाना है वो लेस करके जो है हमारी नेट कॉस्ट है। सेल्स रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 19364,482। और इन्वेंट्री जो है वो अपनी पूरी कॉस्ट पर मूव आउट होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो फर्दर हमें जो इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा ताकि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को फॉलो कर सकें। तो हम अपनी वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। अब हम एक और वर्किंग डेवलप करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें सबसे पहले 31 दिसंबर 2015 को हमारी पहली पेमेंट हो रही है। तो इसके अंदर हम यही बैलेंस जो हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का इनिशियली रिकॉर्ड किया है इससे स्टार्ट करेंगे। 20 मिलियन, इस पर 12% इंटरेस्ट लेंगे। 2.4 मिलियन पेमेंट होगी 6375454 की, जो कि क्वेश्चन में हमें रेंटल गिवन है। इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे तो वी गेट क्लोजिंग बैलेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट हमारी 31 दिसंबर 2016 को होनी है, और फिर 17 में होनी है, और फिर 18 में होनी है। वैसे हमें 16 तक की कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंप्लीट कैलकुलेशन शो कर रहे हैं। तो 12% इंटरेस्ट हम शो करेंगे और फिर पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस पर हम 12% इंटरेस्ट ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6585228, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और फिर इंटरेस्ट इस पर 12% ऐड करेंगे और रेंटल लेस करेंगे, और साथ ही 1 मिलियन का जो एसेट हमें वापस मिल जाएगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा बैलेंस बच जाएगा। या फिर अगर हम समझते हैं कि वो भी हमें वापस मिल जाएगा, तो फिर हमारे पास जो बैलेंस होगा दैट वुड बी ज़ीरो। अब वैसे तो हमारी जो कैलकुलेशन रेलिवेंट है वो सिर्फ इन 2 सालों की है, और इसके अलावा हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी बेस पर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एंट्री हमें इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करनी है और एक एंट्री हमें पेमेंट की रिकॉर्ड करनी है। तो इन दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट की वजह से हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल है ये इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनेंस इनकम को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से जब हमें पेमेंट मिलेगी तो बैंक डेबिट और हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट का रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट थी पार्ट 1 की, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि अ नोट फॉर इंक्लूजन इन एसआईज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो हमें एक नोट डेवलप करना है, तो नोट डेवलप कर देते हैं। पार्ट बी में नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो जो एक मेन हमें नोट बनाना होता है दैट इज़ मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस में क्योंकि 4 इयर्स की लीज टर्म है, तो हम अप टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 इयर्स के रेंटल्स जो हैं वो मेंशन कर देंगे। तो रेंटल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। $6375454 सेम रेंटल है, इनका हम टोटल कर लेंगे। 19126362 ये हमारी अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स हैं। क्योंकि ये फाइनेंस लीज है तो हमें एक रिकन्सिलेशन भी डेवलप करनी होगी। रिकन्सिलेशन के अंदर सबसे पहले तो हम यही अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स लेंगे जो हमने मैच्योरिटी एनालिसिस में
कैलकुलेट किए हैं। इसमें हम अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को ऐड करेंगे 1 मिलियन ग्रॉस अमाउंट को ही, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हमें क्वेश्चन से कैसे पता चलेगी? हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है यही हमारी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि ये जो शेड्यूल है ये नेट इन्वेस्टमेंट लीज का और 2015 के एंड पे बैलेंस है 16024546। यही हम अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेंगे। और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास अमाउंट आ रही है 4101816। ये हमारी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम होगी जो कि हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव इसका ये है कि अगर हमने कंप्लीट शेड्यूल बनाया हुआ हो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम है यानी 19222946 13888645 790226 इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये भी 4101816 की अमाउंट बनती है जो कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की अमाउंट है। अब इसमें हमें एक नैरेटिव डिस्क्लोजर भी देना चाहिए जिसमें हम मिनिमम लीज पेमेंट का रेट और रेंटल जो है एनुअली एरियर्स में पे हो रहे हैं, इतना ही क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो ये डिस्क्लोजर भी हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें और नोट्स को डेवलप करें, तो नोट्स भी हमारे बन गए। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है जोजो मोजो लिमिटेड, और इसको हम शॉर्टली J लिमिटेड बोलेंगे। तो J लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन ऑपरेटिंग लीज विद M लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001। द लीज वाज ओवर अ प्लांट विद J लिमिटेड हैड बॉट ऑन 1 जनवरी 2001। तो सेम डे पे प्लांट परचेज किया गया, उसी डेट पर उसको ऑपरेटिंग लीज पर दे दिया गया। द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी है। लीज टर्म जो है वो 3 ईयर्स की है और फिक्स्ड लीज इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसमें 200,000, 220,000 एंड 300,000। M लिमिटेड में परचेज द लीज्ड एसेट एट इट्स मार्केट प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2003। तो ये बारगेन परचेज ऑप्शन नहीं है। बारगेन परचेज ऑप्शन तब कंसीडर किया जाता है जब आप मार्केट प्राइस से कम पर परचेज कर सकते हो। मार्केट प्राइस पर तो कोई भी किसी भी वक्त मार्केट में से जाकर चीज़ खरीद सकता है। तो ये रीजनेबली सर्टन नहीं है कि लेसी इस एसेट को परचेज कर लेगा, और इसी वजह से ये ऑपरेटिंग लीज है, ये फाइनेंस लीज नहीं है। क्योंकि अगर ये बारगेन परचेज ऑप्शन होता तो फिर इसको ऑपरेटिंग लीज कंसीडर ना किया जाता, इसे फाइनेंस लीज कंसीडर किया जाता। तो इफ़ यू हैव ऑप्शन कि आप लो वैल्यू पर एक एसेट को परचेज कर सकें, देन इट इज़ रीजनेबली सर्टन कि वो परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और फिर उसको फाइनेंस लीज कंसीडर किया जाएगा। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी है 60,000 की, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि जो लेसी है वो इसको परचेज करेगा या नहीं करेगा, तो दैट इज़ आल्सो देयर। एम लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2003। अब एक्चुअली एम लिमिटेड ने उसको परचेज कर लिया, हालांकि एट द इंसेप्शन ऑफ लीज ये कंफर्म नहीं था, तो लेकिन बाद में एक्चुअली उन्होंने परचेज कर लिया और मार्केट प्राइस पर ही किया, विच वॉज 60,000। बाय चांस सेम एज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अगर ये डिफरेंट होती उस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू से तो डिस्पोजल पर कोई गेन या लॉस भी आता, लेकिन अब जब हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो कोई गेन और लॉस की अमाउंट नहीं आएगी, क्योंकि जितने की हम रेजिडुअल वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं उतने पे अल्टीमेटली उसका जाके डिस्पोजल हो रहा है, तो कोई पैसों में कमी या इजाफा नहीं है जिसकी वजह से गेन और लॉस अराइज हो। M लिमिटेड डेप्रिशिएट इट्स प्लांट ओवर 3 ईयर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस, और इसकी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है तमाम सालों की विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ J लिमिटेड। तो हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2001 को हम एसेट की परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे 600,000 पे, और ये पेमेंट बैंक से हो जाएगी।
नेक्स्ट हमने इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें जो लाइफ है वो 3 इयर्स दी हुई है, और साथ ही जो मेथड बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन बेसिस, एंड 60,000 की रेजिडुअल वैल्यू भी है ऑल्दो अनगारंटेड है। सो जब ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2001, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 600,000 माइनस 60,000 डिवाइड बाय 3 इयर्स, दैट वुड बी 180,000 डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर ईयर एंड पर जब आपको रेंटल मिलेगा तो उसकी एंट्री भी पास करनी है। सो बैंक से जो फर्स्ट रेंटल हमें गिवन है दैट इज़ 200,000। तो 200,000 का ये रेंटल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमें रेंट इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी चाहिए उसके लिए एक वर्किंग की तरफ चलेंगे। तो 3 रेंटल्स हैं और तीनों रेंटल्स की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है 200,000, 220,000 एंड 300,000। इनका हम टोटल कर लेते हैं। और लीज टर्म हमें दी हुई है दैट इज़ 3 इयर्स, और 720,000 को अगर 3 ईयर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट इज़ 240,000 पर एनम। अब हमें जो इनकम रिकॉर्ड करनी है वो 240,000 की करनी है, जबकि हमें सिर्फ 200,000 रिसीव हुए हैं। तो बाकी जो 40,000 है वो हमारा लीज रेंटल रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड होगा, और इनकम 240,000 की हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग है वो हमारी पूरी हो जाती है। तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट ईयर में ये एंट्रीज़ एक किस्म की रिपीट होंगी। जो हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी 31 दिसंबर 2002 में, सेम डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप्रिसिएशन जैसे हमने पहले रिकॉर्ड की हुई है वो हमारी रिपीट हो जाएगी। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2002 में हम फिर लीज इनकम रिकॉर्ड करेंगे, और सेकेंड ईयर में हमें जो बैंक से पेमेंट रिसीव हुई है दैट इज़ 220,000 लेसी की तरफ से जो हम रिसीव करेंगे बैंक को डेबिट कर देंगे। और हमने जो इनकम बनानी है क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड हो रही है तो पहले की तरह 240,000 की बननी है, तो रिमेनिंग 20,000 को हम एज रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड लीज इनकम वुड बी सेम 240,000। 2002 के बाद हम 2003 की अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। वंस अगेन एट फर्स्ट लेवल हमारी जो 31 दिसंबर 2003 का ईयर एंड होगा, सेम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। देन हमें थर्ड रेंटल रिसीव होगा। थर्ड रेंटल क्वेश्चन में बताया हुआ है 300,000 का। नाउ एट दिस पॉइंट हमें जो इनकम रिकॉर्ड करनी है दैट इज़ वंस अगेन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड 240,000। तो 60,000 से जो हमारा रिसीवेबल हम रिकॉर्ड कर चुके थे अभी तक, पहले 40,000 से 2001 में और फिर 20,000 से 2002 में, वो अब रिसीव हो जाएगा तो उसको अब क्रेडिट कर देंगे। 60,000 से इस तरह से रिसीवेबल ज़ीरो हो जाएगा, और तीनों सालों में हमारी इक्वल इनकम 240,000 की रिकॉर्ड हो रही होगी। क्वेश्चन में क्योंकि ये बताया है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसको 60,000 का सेल कर दिया है, तो हमें डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करना है, और डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए 60,000 से हमें रिसीट हो जाएगी। हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस वक्त 540,000 है, क्योंकि 180,000 की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है 1, 2 एंड 3 ईयर्स में। तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे,
और हमारा प्लांट जो है वो 600,000 की कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ था, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डी रिकग्नाइज कर देंगे। सो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ईयर वाइज अगर हम देखते हैं तो 2001 में हमने प्लांट की एक्विजिशन, फिर डेप्रिसिएशन और लीज इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड किया। 2002 में डेप्रिसिएशन एंड लीज इनकम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड हुई। 2003 में भी सेम डेप्रिसिएशन एंड लीज इनकम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड हुई, प्लस हमने एंड में एक डिस्पोजल को भी रिकॉर्ड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।